Good morning students and my dear friends. Today is 22nd of August 2023 Tuesday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज appreciate the beauty of imperfection as an opportunity to grow। और आज के मिंट पेपर के अप्रॉक्सीमेटली 11 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 13 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 17 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, विंटर सेशन आईबीसी कंपनीज एक्ट ट्वीक्स लाइकली। तो पार्लियामेंट के इस अपकमिंग विंटर सेशन में गवर्नमेंट कुछ मेजर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लाने जा रही है और उसको लेकर के जो ग्राउंड वर्क है, सब्सटेंशियल ग्राउंड वर्क, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ऐसा कहना है इंडिविजुअल्स का जो इस मैटर में इन्वॉल्व है। तो अगर हम बात करें किन किन सेक्टर में गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लाने जा रही है, तो जो दो इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, हम बोल सकते हैं दो इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस हैं, जैसे कि आईबीसी और कंपनीज एक्ट, उस पर ऑलरेडी सब्सटेंशियल ग्राउंड वर्क हो चुका है। आईबीसी स्टैंड्स फॉर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड्स और कंपनीज एक्ट, तो ये दो जो एक्ट हैं, बोल सकते हैं जो लेजिस्लेचर हैं या लॉज हैं, लेजिस्लेशंस हैं, जो इन पर ऑलरेडी ग्राउंड वर्क गवर्नमेंट कर चुकी है। इट मीन्स ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो ऑलरेडी ड्राफ्ट तैयार कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो एमसीए की जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने ऑलरेडी अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं वो फाइनलाइज कर दी हैं डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ पर भी, और बहुत जल्द ही उन सारी रिकमेंडेशंस को इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन के लिए सर्कुलेट कर दिया जाएगा और इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन के बाद उसको यूनियन कैबिनेट में सेंड किया जाएगा फॉर कंसिडरेशन, और इसके बाद प्रॉबेबली जो डिजिटल कंपटीशन बिल है उसको पार्लियामेंट में विंटर सेशन में पार्लियामेंट में रख दिया जाएगा। तो डिजिटल कंपटीशन बिल, आईबीसी, कंपनीज एक्ट में गवर्नमेंट जो है वो मेजर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स लाने जा रही है। और क्यों गवर्नमेंट इतनी हरी है, बोल सकते हैं कितनी जल्दी में है इन रिफॉर्म्स को लाने के लिए, तो अगर हम देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा पार्लियामेंट का बिफोर द इलेक्शन। जो जनरल इलेक्शन आने वाले हैं 2024 में, उस इलेक्शन के लिए ये जो पार्लियामेंट का सेशन है, विंटर सेशन, दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। और जो भी हमारा मानसून सेशन जो भी बिल्कुल जस्ट ख़त्म हुआ है, उसमें भी कई सारे जो इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर हैं या लेजिस्लेशंस हैं उनमें चेंज किया गया और हमने डिस्कस भी किया है। हर न्यूज़ को हमने डिफरेंट डेज में कवर भी किया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस किया था, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, बेटिंग को लेकर के जो गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल ने जो नया रेजिम लाया था उसमें चेंजेस हुए हैं। माइनिंग कंसेशंस जो हैं उसको लेकर के गवर्नमेंट ने मानसून सेशन में चेंज किया है। डीपीडीपी बिल जो है उसको लेकर के भी पार्लियामेंट से अप्रूवल मिल चुका है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन जिसको हम बोलते हैं, वो एक सिग्निफिकेंट, बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक्ट है वो अभी रिसेंटली ही पास हुआ है। तो इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं, हम बोल सकते हैं लेजिस्लेशंस या लॉज या रूल्स जो हैं वो अभी रिसेंट मानसून सेशन में गवर्नमेंट ने कंक्लूड किए हैं। अब गवर्नमेंट चाह रही है कि जो विंटर सेशन है उसमें भी मेजर रिफॉर्म्स लाए जाएं, जिसके तहत डिजिटल कॉम्पिटिशन लॉ, बैंकरप्सी कोड, कंपनीज एक्ट जैसे कई सारे लॉज को चेंज किया जा रहा है। इस बार आईबीसी में जो चेंज प्रपोज किए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चाह रही है कि सेपरेट रेजिम लाया जाए हाउसिंग सेक्टर के लिए, जो कि अदर सेक्टर से डिस्टिंक्ट हो, जैसे कि जो होम बायर्स हैं उनके जो इंटरेस्ट को सिक्योर किया जा सके एज अ एंड यूजर। सो लेट अस सी कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। जब अमेंडमेंट्स आएंगे, ड्राफ्ट आएंगे, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। सेंटर लिंक्स इंटरेस्ट फ्री कैपेक्स लोन टू स्टेट्स, रिफॉर्म रोल आउट। इफ़ यू रिमेंबर, जब कोविड-19 आया था तो उस समय गवर्नमेंट ने स्टेट को बहुत सारे लोन ऑफर किए थे। सेंटर गवर्नमेंट ने स्टेट्स गवर्नमेंट को बहुत सारे लोन ऑफर किए थे, स्पेशली इंटरेस्ट फ्री लोन ऑफर किया था, जहाँ पर सेंटर गवर्नमेंट ने स्टेट से कहा था कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स को प्रमोट करिए और हम आपको इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करेंगे इन ऑर्डर टू सपोर्ट योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट अब क्योंकि पैंडेमिक लगभग अप्रॉक्सीमेटली ओवर हो चुका है, तो उसी स्कीम को गवर्नमेंट ने हालांकि अभी बंद नहीं किया, उसको रीलॉन्च करके हम बोलते हैं और एक्सपेंड किया है गवर्नमेंट ने डिफरेंट बजट्स में। बट इस बार गवर्नमेंट जो है वो कुछ नए स्ट्रिंजेंट लॉज के साथ या स्ट्रिंजेंट रूल्स के साथ या कंडीशंस के साथ आ रही है इस इंटरेस्ट फ्री लोन को लेकर के। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो सेंटर की स्कीम है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन देने की, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है सेंटर गवर्नमेंट हेयर मीन सेंटर गवर्नमेंट जो स्टेट्स को इंटरेस्ट फ्री कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन दे रही है, अब उसमें कुछ स्ट्रिंजेंट कंडीशंस ऐड करी जाएंगी। और कैसी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस ऐड करी जाएंगी? सेंटर गवर्नमेंट मैंडेट कर देगी कि अगर स्पेसिफिक रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं स्पेसिफिक सेक्टर्स में,
तो ही स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एलिजिबल होंगी इस तरह के इंटरेस्ट फ्री लोन को लेने के लिए या लोन को प्राप्त करने के लिए। हालांकि अगर हम प्रीवियस इस स्कीम को देखें तो आउट ऑफ 80,000 करोड़ जो कि इस फिस्कल में गवर्नमेंट ने स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत एलोकेट किए थे, जो 80,000 करोड़ गवर्नमेंट ने एलोकेट किए थे, उसमें से 40,000 करोड़ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी डिसबर्स कर चुकी है स्टेट्स को विदाउट एनी कंडीशंस। और अगर आप रेगुलर हैं तो आपको पता होगा, हमने कई बार डिस्कस भी किया है कि किन स्टेट्स को सबसे ज़्यादा एलोकेशन हुआ और किन स्टेट्स को सबसे कम एलोकेशन हुआ। 40,000 करोड़ गवर्नमेंट ऑलरेडी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी डिसबर्स कर चुकी है स्टेट्स को एज अ इंटरेस्ट फ्री कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन। जो रिमेनिंग अमाउंट है अप्रॉक्सीमेटली 30,000 करोड़, दैट विल बी डिसबर्स ओनली इफ स्टेट्स कैन शो प्रोग्रेस ऑन रिफॉर्म्स। इट मीन्स अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अभी तक जो लोन था उसका आप प्रोग्रेस दिखाइए कि आपने उस लोन को कैसे यूज़ किया, किस किस सेक्टर में कैसा कितना डेवलपमेंट हुआ, क्या रिफॉर्म्स लाया आपने स्पेसिफिक सेक्टर में, और जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट थे जिसके लिए आपने लोन लिया था उनकी प्रोग्रेस क्या है। तो अब गवर्नमेंट बेसिकली रिपोर्ट कार्ड मांग रही है स्टेट्स गवर्नमेंट से कि आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए और उसी रिपोर्ट कार्ड के बेसिस पर आपको अगला एलोकेशन होगा या अगला लोन दिया जाएगा। तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर ये इंश्योर करना चाह रही है कि जो स्टेट्स को लोन दिया जा रहा है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज़ हो रहा है। इट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ही यूज़ हो रहा है। ऐसा तो नहीं उस स्टेट्स उस लोन को जो किसी और पर्पस के लिए सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। एंड दैट इज़ वाई नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स रिपोर्ट कार्ड। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने विदाउट एनी कंडीशन दी है। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए states have to prove or state has to give their progress report, their reforms, conditions. So let us see कि आगे किस तरीके से स्टेट्स रिस्पॉन्स करते हैं। हालांकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के साइड से अभी कोई भी ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया है इस न्यूज़ को लेकर के। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंच पेपर। गवर्नमेंट वांट्स टू नो व्हाई उड़ान डिडंट ऑलवेज फ्लाई। इफ़ यू आर रेगुलर ऑन दिस चैनल यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस उड़ान स्कीम। तो उड़ान स्कीम क्या है, आप मुझे इसका फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि उड़ान स्कीम क्या है। अगर हम बात करें स्कीम का फुल फॉर्म तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, लेकिन इस न्यूज़ को समझने के लिए इस स्कीम को थोड़ा सा समझना जरूरी है। बेसिकली ये स्कीम एविएशन सेक्टर के लिए लाई गई थी, जिससे कि एविएशन सेक्टर को बूस्ट किया जाए और इंडिया में जो एविएशन कनेक्टिविटी है या हम बोल सकते हैं जो एयर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है वो इम्प्रूव करी जाए। इट मीन्स कई सारे सिटीज़ ऐसे हैं, कई सारे लोकेशंस एरिया सबसे लोकेशन एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर उनका कोई एयरपोर्ट नहीं है और कोई एयर कनेक्टिविटी नहीं है। तो एयर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए उड़ान स्कीम आई थी। इसके अलावा पैसेंजर फुटफॉल या हम बोल सकते हैं कि पैसेंजर ट्रैफिक को इंक्रीज करने के लिए भी उड़ान स्कीम आई थी, जहाँ पर सिंप्लीफाई करके अगर हम बताएं तो कंसेशनरी टर्म्स में या बोल सकते हैं कंसेशन में इंडिविजुअल सिटीजन को कंसेशन में टिकट प्रोवाइड किए जाते थे डिफरेंट एयरलाइंस में। मतलब कुछ सस्ते टिकट प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि जो कॉमन हाउस होल्ड है, जो कॉमन सिटीजन है, जो मिडिल क्लास है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एयर ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट की बात करें, एविएशन की बात करें, तो जब मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप देखें तो जो अपर सेगमेंट है वो ज़्यादा एयर ट्रांसपोर्ट को यूज़ करता है। मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो है वो रेलवे ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये उड़ान स्कीम लाई थी, जिससे कि कई सारे रूट्स जो एविएशन रूट्स हैं उनके बीच में रीजनल कनेक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव करी जाए। तो अब क्या है, काफ़ी टाइम हो गया उड़ान स्कीम को लाए हुए, तो गवर्नमेंट अब चाहती है कि इस स्कीम का डिटेल इवैल्यूएशन किया जाए कि ये स्कीम कितनी सक्सेसफुल रही डिफरेंट रूट्स में। कब आई थी, कब स्कीम ये लॉन्च करी गई थी, तो अप्रॉक्सीमेटली 2016 अक्टूबर 2016 में ये स्कीम लॉन्च करी गई थी। अप्रॉक्सीमेटली 10 साल के लिए स्कीम लॉन्च करी गई थी। तो नाउ गवर्नमेंट वांट्स और बोलते थे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री वांट्स टू स्टार्ट अ डिटेल इवैल्यूएशन ऑफ द रूट्स दैट हैज़ बीन अवॉर्डेड अंडर दिस उड़ान स्कीम। तो बेसिकली अंडर सर्व और अनसर्व जो डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ पर पहले कोई कनेक्टिविटी नहीं थी, रीजनल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, उन रूट्स को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया था इस स्कीम के तहत। तो अब गवर्नमेंट चाह रही है असेसमेंट कि क्या इम्पैक्ट रहा, कितनी सक्सेस रही इस उड़ान स्कीम की। तो असेसमेंट विल बेसिकली डिटरमाइन द रीजन बिहाइंड एयरलाइंस फेलियर टू लॉन्च द फ्लाइट्स और टू कंटिन्यू फ्लाइंग
देम डिस्पाइट द सब्सिडी ऑफर। तो कुछ फ्लाइट्स, कुछ अगर रूट्स को देखें तो कुछ रूट में उड़ान स्कीम सक्सेसफुल रही, कुछ रूट्स में उड़ान स्कीम जो है वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही। हालांकि एक्सपर्ट्स इसमें डिवाइडेड हैं, कुछ का कहना है कि उड़ान स्कीम इज जस्ट अ फेलियर, कुछ का कहना इट हैज़ बीन अ सक्सेसफुल स्कीम बाय गवर्नमेंट। तो उसी को लेकर के गवर्नमेंट जो है डिटेल असेसमेंट चाह रही है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग एट दैट टाइम, अबाउट 46% ऑफ टोटल फ्लाइट विच स्टार्टेड ऑपरेटिंग अंडर दिस स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी RCS स्कीम, हैव बीन डिसकंटिन्यूड। तो अगर हम देखें तो जो इनिशियली जिन स्कीम्स को, इस स्कीम के तहत जो रूट्स एलोकेट किए गए थे डिफरेंट एयरलाइंस को, उसमें से 45% जो फ्लाइट्स हैं वो ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। और उनका ये कहना है कि उन्होंने क्यों अपनी फ्लाइट्स उस अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड रूट्स में बंद कर दी। उनका ये कहना है गवर्नमेंट से उन्हें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, स्टेट्स गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, तो कई सारी स्टेट्स गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट है, जिसकी वजह से जो एयरलाइंस हैं वो इस उड़ान स्कीम को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही। अगर गवर्नमेंट डेटा की बात करें तो गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 260 फ्लाइट्स और रूट्स जो है वो ऑपरेशनल हैं उड़ान स्कीम के तहत। और एलोकेशन की बात करें तो 1154 रूट्स जो हैं वो अवार्ड हुए हैं इस स्कीम के तहत अभी तक, स्पैनिंग फ्रॉम फेज 1 टू फेज 4 अंटिल 16 मई। और 1154 रूट्स में से केवल 775 रूट्स जो हैं वो अभी तक ऑपरेशनल मतलब जहाँ पर फ्लाइट जो है वो ऑपरेट कर रही हैं। एंड दैट इज़ वाई नाउ गवर्नमेंट वांट्स दिस पर्टिकुलर स्कीम टू बी इवैल्यूएटेड, टू बी असेस्ड। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। इंडिया डिजिटल इंफ्रा कैन हेल्प द ग्लोबल फाइनेंशियल ग्रुप। तो ये एक इंटरव्यू है, किसका इंटरव्यू है? मिस्टर अमिताभ कांत का इंटरव्यू, जहां पर उन्होंने बताया कि G20 लीडरशिप या G20 प्रेसिडेंसी में इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे डिफरेंट ग्लोबल लेवल फोरम्स में अदर कंट्रीज़ को हेल्प कर सकता है। तो ये डिटेल इंटरव्यू है, अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्टेड है तो दे सकते हैं। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए हु इज़ मिस्टर अमिताभ कांत। तो बेसिकली इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके एफिकेसी की बात करी गई और कहा गया कि इस तरीके से G20 प्रेसिडेंसी में इंडिया अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लीवरेज कर सकता है और किस तरीके से जो ग्लोबल फाइनेंशियल ग्रुप है वो इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपीरियंस से बेनिफिट हो सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अनियन मार्केट स्ट्राइक स्पार्क प्राइस कंसर्न। तो रिसेंटली जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी APMC कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी, उसका ये मानना है कि आगे आने वाले टाइम में जो अनियन के प्राइजेस हैं वो स्पाइक कर सकते हैं। तो एशिया की जो लार्जेस्ट अनियन मार्केट है इंडिया, उसमें जिस तरीके से अनसर्टनिटी देख रही है उसको लेकर के APMC ने इनडेफिनिट स्ट्राइक पर जो APMC गई उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि अनियन के प्राइस जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। अनियन क्राइसिस इंडिया में देखने को मिल सकती है और इंडिया के लिए, इंडियन मार्केट के लिए दिस इज नॉट अ वेरी न्यू सिचुएशन। अभी बात करते हैं ये सडन जो इनडेफिनिट स्ट्राइक हुई है ये क्यों हुई है। रिसेंटली सेंटर ने अप्रॉक्सीमेटली 40% एक्सपोर्ट टैक्स जो है वो इम्पोज किया है ऑन प्री-एम्प्ट प्राइस हाइक फॉलोइंग द स्काई रॉकेटिंग टोमेटो प्राइसेस ऑन लो सप्लाई। तो उसी को लेकर के इंडेफिनिट स्ट्राइक जो है अनाउंस करी गई और ऐसा कहा जा रहा है इसके पास है प्रोबेबली अनियन के प्राइस, अभी तो टमाटर के प्राइस अनियन के प्राइस में भी हमें हाइक देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। रशिया मूव्स फेलियर डेंट टू इट्स स्पेस पार्टनरशिप विद चाइना। जो रशिया का लूना 25 स्पेस क्राफ्ट जो अभी रिसेंटली क्रैश कर गया है, जिसको बेसिकली इसलिए लॉन्च किया गया था कि जो वॉर रिलेटेड सैंक्शंस हैं उससे ओवरकम किया जाए। दिस इज़ ऑल्सो द एम्बेरसमेंट फॉर रशिया एज वेल एज चाइना। और ऐसा कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जो फेलियर हुआ है, मून जो मिशन का फेलियर हुआ है, ये रशिया और चाइना की जो पार्टनरशिप है, स्पेशली स्पेस पार्टनरशिप, उसको इम्पैक्ट कर सकता है। So Russian spacecraft was actually aiming to be the first to land on South Pole of the Moon। और साउथ पोल की अगर बात करें तो ऐसा नहीं कि रशिया ने पहला अटैम्प्ट किया, इससे पहले कई सारे अदर कंट्रीज इंक्लूडेड इंडिया भी साउथ पोल पर लैंड करने के लिए कई बार अपने एम्बिशियस मिशंस को सेंड कर चुका है। और ये एक जॉइंट वेंचर हम कह सकते हैं चाइना और रशिया की जो स्पेस एजेंसीज हैं उनके बीच में 2021 में अनाउंस किया गया था। तो दिस इज अ मेजर सेटबैक फॉर रशिया एंड चाइनाज स्पेस पार्टनरशिप। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल। बिजनेस स्टैंडर्ड का पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, इंडिया INC प्लान्स टू प्रेस कैपेक्स पेडल CEO पोल। तो बिजनेस स्टैंडर्ड ने ये एक CEO का यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का अप्रॉक्सीमेटली 22 चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का डिपस्टिक सर्वे कराया है। अक्रॉस द इंडिया सैंपल लिया गया है और इसके अकॉर्डिंग ओवर
86% of the respondent have invested in past 1 year, यानी CEOs क्यों, जो कि बड़े ऑफिसर होते हैं, हम बोल सकते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं कंपनी को, रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस के लिए। तो 22 एग्जीक्यूटिव और 22 CEOs में से अप्रॉक्सीमेटली 86% ने पिछले एक साल में जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के डिसीजन लिए हैं, और आगे आने वाले मंथ्स में वो इस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स या मेजर एक्सपेंडिचर्स के या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के जो डिसीजंस को है वो कंटिन्यू भी करेंगे। और क्यों, उसका रीज़न, अगर रीज़न की बात है तो कई सारे CEOs का मानना है कि जिस तरह से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर को बूस्ट कर रही है थ्रू डिफरेंट इनिशिएटिव, और गवर्नमेंट ने जिस तरीके से टारगेट किया कि अप्रॉक्सीमेटली 10 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है अपकमिंग टाइम में, उसकी वजह से जो कंपनीज हैं उनको भी नए ऑर्डर्स मिलेंगे, चाहे वो रोड हो, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे वो रेलवेज हो, जिसकी वजह से कंपनीज जो है अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन करना चाह रही हैं, और कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए दे आर इन्वेस्टिंग इनटू डिफरेंट कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो कैपेसिटी इन्हांसमेंट हो। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो रिसेंट अनाउंसमेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन को लेकर के, उसकी वजह से भी जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बूस्ट करेगा, क्योंकि रिसेंटली RBI हैज़ इंडिकेटेड अ राइज इन कैपेक्स एज प्रोजेक्ट लोन टू प्राइवेट सेक्टर बाई बैंक्स। तो ओवरऑल RBI की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इनटू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स व्हाट इट मीन्स, इट सिंपली मीन्स दे आर सीइंग द फ्यूचर ब्राइट पॉजिटिव ग्रोइंग प्रॉस्पेक्ट्स फॉर इंडियन इकॉनमी। कंपनीज तभी इन्वेस्ट करती हैं जब उन्हें लगता है कि आगे फ्यूचर में डिमांड होगी, अगर डिमांड नहीं है तो कंपनीज इन्वेस्ट नहीं करती। तो अगर कंपनीज का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, कैपेसिटी इन्हांसमेंट बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गुड प्रॉस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव प्रॉस्पेक्ट्स हैं इंडियन इकॉनमी के ग्रोथ को लेकर के। So this is all about BS CEO survey. You can just have the glimpse of it. Definitely आपको याद करने की ज़रूरत इसको नहीं है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 8 that is given on page number 4 of Business Standard. Procurement by CPSEs via GEM grew by 74% in April and July period. तो अगर हम देखें जेम, व्हाट इज़ जेम, दैट इज़ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। इसमें गवर्नमेंट ने एक ई मार्केट स्पेस डेवलप किया है, और जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको मैंडेट कर दिया कि अगर एक सर्टन अमाउंट के ऊपर का प्रोक्योरमेंट है तो उन्हें जेम के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करने के लिए, करप्शन को रिड्यूस करने के लिए, इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, एफिशिएंसी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये जेम पोर्टल जो है लॉन्च किया था, और मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स को मैंडेट कर दिया था कि वो इसके ही थ्रू किसी भी गुड्स और सर्विस का प्रोक्योरमेंट करें, चाहे वो कोई भी टेंडर हो या कोई भी प्रोक्योरमेंट हो या किसी भी सर्विस का ही प्रोक्योरमेंट क्यों ना हो। तो उसी जेम के रिजल्ट, हम बोल सकते हैं आउटकम की बात हो रही है। रिसेंटली अगर हम देखें तो सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस CPSEs जो हैं उनका प्रोक्योरमेंट जेम के थ्रू सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ। अप्रॉक्सीमेटली 74% का इंक्रीज हमें इस प्रोक्योरमेंट में देखने को मिल रहा है CPSEs के थ्रू, जो कि उन्होंने जेम पोर्टल से किया है। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 months ऑफ 24 ओवर द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड, यानी अप्रैल से लेकर के अगर जुलाई तक का ड्यूरेशन देखें, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 के 4 महीने अगर हम देखें शुरुआत के, तो इस ड्यूरेशन में 74% तक का प्रोक्योरमेंट CPSEs ने जेम के, हम बोल सकते हैं जो भी प्रोक्योरमेंट किया उसमें 74% का इंक्रीज हमें दिख रहा है प्रोक्योरमेंट में थ्रू जेम पोर्टल, इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर 23 के जो इनिशियल 4 मंथ्स थे उनमें जितना प्रोक्योरमेंट किया था उसके कंपैरिजन में इस बार 74% ज़्यादा प्रोक्योरमेंट सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस ने किया है जेम पोर्टल्स के थ्रू। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी इन सबको डायरेक्ट किया है कि इनका 100% प्रोक्योरमेंट होना चाहिए इस पोर्टल से। जो भी प्रोक्योरमेंट कर रही हैं CPSEs वो केवल और केवल जेम पोर्टल्स के ही थ्रू हो। और अगर हम प्रोक्योरमेंट को देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 7,027 करोड़ का प्रोक्योरमेंट 2021 में हुआ था, जो कि इंक्रीज होकर के 45,928 करोड़ पहुंच गया 22 में, और 1.06 ट्रिलियन पहुंच गया 2023 में। तो प्रोक्योरमेंट का वैल्यूएशन भी इंक्रीज हो रहा है और उसको जेम के थ्रू ही किया जा रहा है। और इसके लिए
मिनिस्ट्रीज़ जो हैं, जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो भी स्पेशली फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो कई सारे इंगेजमेंट्स, प्रोग्राम्स, वर्कशॉप जो है वो कंटिन्यू कर रही है, होल्ड कर रही है, जिससे कि CPSEs को वेल वर्स किया जाए, उन्हें की कैपेसिटी इन्हेंसमेंट करी जाए कि किस तरीके से प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होती है इस पोर्टल में, किस तरीके से उनको यूज़ करना चाहिए। और इस फाइनेंशियल ईयर में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ट्रिलियन का प्रोक्योरमेंट एंटिसिपेट कर रही है, किससे? जेम पोर्टल के थ्रू। सो जेम इज़ बेसिकली द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट, जो कि 2016 में लॉन्च किया गया था। और किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, जस्ट टू क्रिएट इंक्लूसिव, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मार्केट प्लेस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। सो दिस इज गेनिंग ट्रैक्शन इन केस ऑफ जेम प्रोक्योरमेंट। ग्रॉस मर्केंटाइज वैल्यू कितना हुआ है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कितना प्रोक्योरमेंट हुआ है। व्हाट इज द शेयर ऑफ स्टेट्स एंड सेंटर मिनिस्ट्रीज, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 9 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स रेट हार्डन आफ्टर ICRR नॉर्म। ICRR नॉर्म्स रेगुलर हैं, आप तो पता होगा। अभी रिसेंटली RBI की जो MPC मीटिंग हुई थी उसमें MPC ने ICRR को इंक्रीज़ किया था, और उसका रीज़न क्या था? ये रीज़न था कि जिस तरीके से बैंक्स में लिक्विडिटी है, मार्केट में लिक्विडिटी है, उसको अब्जॉर्ब करने के लिए ये इंक्रीमेंटल कैश रिजर्व रेशियो 10% MPC ने प्रपोज किया था। तो फॉलोइंग द सरप्लस लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम, government has, MPC not government, MPC has actually imposed this incremental cash reserve ratio, जो कि अगस्त 12 से इम्प्लीमेंटेशन में या इफेक्ट में है। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो ICRR का इम्पोज किया गया है उसकी वजह से जो बैंक्स में सरप्लस लिक्विडिटी थी, नाउ एक्चुअली दैट इज फॉलन सिग्निफिकेंटली. So surplus liquidity in the banking system has fallen significantly with hardening of short-term rates. तो जो अगस्त 10 में जो MPC की मीटिंग हुई थी उसके बाद 10% ICCR के बाद 10% ICCR ऑन द बेसिस ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ऑफ द बैंक. तो उसके बाद से सरप्लस लिक्विडिटी अप्रॉक्सीमेटली 53,000 करोड़ जो है वो मार्केट से एब्जॉर्ब किए जा चुके हैं एज ऑफ अगस्त 20 अगेंस्ट 2.6 ट्रिलियन ऑन अगस्त 10. तो सरप्लस लिक्विडिटी जो थी वो ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी है, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमें गवर्नमेंट के जो 1 ईयर के, जो 2 ईयर के जो बॉन्ड्स हैं उन पर देखने को मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म रेट्स. तो जो 1 ईयर 2 ईयर से गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं दैट हैव इंच्ड अप 8 बेसिस पॉइंट, 8 BPS और 4 BPS, यानी जो 1 ईयर के हैं उसमें 8 बेसिस पॉइंट का, जो 2 साल के हैं उनमें 4 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज देखने को मिल रहा है सिंस अगस्त 10 जब से ये ICRR जो है वो इम्पोज किया गया है. और इसकी वजह से जो वेटेड एवरेज ओवरनाइट कॉल रेट्स हैं वो पॉलिसी रेट से अबव हैं, 6.5% चल रहे हैं आफ्टर अगस्त 11. तो ये सरप्लस लिक्विडिटी जो फॉल करी है इसका सीधे सीधा इम्पैक्ट में बॉन्ड मार्केट पर देखने को मिल रहा है, बॉन्ड मार्केट प्राइसेस और यील्ड पर देखने को मिल रहा है. सो दिस इज द क्विक रिएक्शन बाय गवर्नमेंट जी सिक्योरिटीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. दिस इज वेटेड एवरेज रेट, दिस इज नेट लिक्विडिटी दैट हैज़ बीन इंजेक्टेड. तो डेफिनेटली ICRR के बाद जो लिक्विडिटी है वो फॉल करी है, और यही RBI और MPC का पर्पस भी था. अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड. जियो फाइनेंशियल मेक्स टेपिड मार्केट डिब्यूट. तो शेयर ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कार्व्ड आउट ऑफ मुकेश अंबानीज रिलायंस इंडस्ट्री हिट देयर 5% लोअर सर्किट लिमिट आफ्टर वाइडली वॉच ट्रेडिंग डिब्यूट ऑन मंडे. तो मंडे को डिब्यूट किया जियो फाइनेंशियल ने, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही. जो उसके शेयर है वो अप्रॉक्सीमेटली 5% तक हिट किए हैं लोअर सर्किट में. और इसको लेकर चेयरमैन का क्या कहना है? चेयरमैन का कहना है कि दिस पर्टिकुलर शेयर और डिब्यूट विल एक्चुअली हैव अ लेट मूवर एडवांटेज. तो फिलहाल के लिए 251.75 पर क्लोज हुआ जियो फाइनेंशियल्स के जो शेयर हैं BSE में, and approximately 78 million shares of Jio Financials were traded on these two exchanges, NSE और BSE में. अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट. कंट्रोल ऑट इम्पोर्ट, कंट्रोल प्लस ऑट प्लस इम्पोर्ट एप्पल डेल HP among 16 impacted licensing norm. अगर आप रेगुलर हैं, आपने अगर लाइसेंसिंग वाली न्यूज़ कवर करी तो आपको पता होगा रिसेंटली गवर्नमेंट ने डेस्कटॉप पर्सनल कंप्यूटर्स PCs के इम्पोर्ट पर बैन लगा दिया है. बैन कैसा लगा है? गवर्नमेंट ने बोला है कि अब जिसको भी इम्पोर्ट करना है उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा. तो जो न्यू इंडियन पॉलिसी आई है जिसमें मैंडेटरी कर दिया गया है कंपनीज को कि वो लाइसेंस ऑब्टेन करें इफ दे वांट टू इंपोर्ट कंप्यूटर्स एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स. और इसको लेकर के उस समय भी हमने डिस्कस किया था, कई सारी ऐसी कंपनीज जो कि इंडिया में, स्पेशली ग्लोबल कंपनीज जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं, वो इम्पैक्ट करेंगे, चाहे वो डेल हो, चाहे HP हो, चाहे एप्पल हो. तो उसी लाइसेंसिंग नॉर्म्स को लेकर के
जो HP, डेल, एप्पल, HPE, सिस्को जैसी कंपनीज़ हैं, अगर जापान की कंपनीज़ की बात करें तो तोशिबा हो गई, सोनी हो गई, साउथ कोरिया कंपनीज़ की बात करें तो सैमसंग हो गई, LG हो गई, ताइवान कंपनीज़ की बात करें तो आशुस, एसर, चाइना की कंपनीज़ की बात करें तो लिनोवो, इन सारी कंपनीज़ जो कि की प्लेयर्स अप्रॉक्सीमेटली 16 ऐसी कंपनीज़ है जो कि इस पर्टिकुलर लाइसेंसिंग नॉर्म से इंपैक्ट करेंगे। नाउ दे आर मीटिंग टू गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट से मीटिंग कर रही है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही है कि जो उनका जो पोटेंशियल इंपैक्ट है इस पर्टिकुलर न्यू लाइसेंसिंग पॉलिसी का IT सेक्टर में, दिस विल इंपैक्ट दम नेगेटिवली। और इसको लेकर के फिलहाल के लिए गवर्नमेंट से मीटिंग करी जा रही है, कहा जा रहा है कि इसको फाइंड आउट कुछ सोल्यूशन ला जाए। इंडियन गवर्नमेंट ने ये इंपोर्ट लाइसेंसिंग पॉलिसी जो है, ये नॉर्म क्यों लाया है? सिंपली टू बूस्ट अप देयर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। गवर्नमेंट हैज़ बॉट दिस पर्टिकुलर पॉलिसी। लेट अस सी कि एक्चुअली में क्या आता है। फिलहाल के जो इंपैक्टेड कंपनीज हैं वो 16 हैं और गवर्नमेंट पर प्रेशर ज़्यादा होगा इस बार इन सारी कंपनीज को लेकर के। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। टेलीकॉम एजिया डायल्स अप टू ₹64K crore इन फाइनेंशियल ईयर 23 Q4। तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर ने अप्रॉक्सीमेटली 2.53% का सीक्वेंशियल ग्रोथ रजिस्टर किया है। किस में? AGR। इफ़ यू रिमेंबर व्हाट इज दिस AGR ड्यू को लेकर के, इसी को लेकर के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचा था, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने AGR ड्यूज पे करने की बात कही थी और टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो थी वो उस पर्टिकुलर केस को हार गई थी। तो फिलहाल के लिए AGR ड्यूज में इंक्रीज देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 64,494 करोड़ का हमें AGR देखने को मिल रहा है जनवरी से मार्च क्वार्टर, यानी Q4 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। एंड दिस इज़ अ गुड न्यूज़, क्योंकि इसी ड्यू के बेसिस पर कंपनीज पर जो ऑलरेडी ड्यूज हैं, इसी AGR के बेसिस पर कंपनीज पर जो ऑलरेडी ड्यूज है, चाहे वो जियो हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो वोडाफोन हो, वो उस पर्टिकुलर अपने ड्यू को पे करेगी। सो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फ्रेश फॉर्मल जॉब क्रिएशन टू टच 9 month हाई इन जून EPFO डेटा। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के अकॉर्डिंग जो फ्रेश फॉर्मल जॉब क्रिएशन है वो अपने 9 महीने के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। तो जून के महीने में जो जॉब क्रिएशन हुआ है, कौन सा जॉब क्रिएशन? फॉर्मल जॉब क्रिएशन, जहां पर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो EPF को ज्वाइन करते हैं और उसी रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर, EPF रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर ये डेटा पब्लिश किया जाता है। तो सितंबर 22 से लेकर के जून 23 तक का डेटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और इस बार में सब्सटेंशियल इंक्रीज देखने को मिल रहा है जॉब क्रिएशन में। तो नंबर ऑफ फ्रेश फॉर्मल जॉब्स इंक्रीज्ड फॉर 3rd consecutive month, और तीसरे लगातार महीनों में हमें फॉर्मल जॉब क्रिएशन में इंक्रीज देखने को मिला। पिछले 9 महीनों का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है एज पर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डेटा, एंड दिस इज गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया आसियान टू कंक्लूड FTA रिव्यू बाई 2025। 13 साल पहले इंडिया और आसियान के बीच में जो ये FTA साइन हुआ था, आसियान इज अ 10 नेशन और 10 मेंबर कंट्रीज ब्लॉक, इसी FTA को लेकर के अब रिव्यू होना है। तो दोनों ही साइड में करें, इंडिया और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आसियान बोलते हैं, दोनों ही साइड एग्री हो गए हैं कि जो एग्जिस्टिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको 2025 तक उसका रिव्यू कर लिया जाए। इट मीन्स देखा जाए कि किसको कितना फायदा हुआ है इस पर्टिकुलर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। इंडिया का एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कितना इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर FTA, और आसियान में कितना इंक्रीज हुआ है। तो दोनों ही कंट्रीज एग्री कर गए हैं इस रिव्यू को करने के लिए। प्रोबेबली इस रिव्यू के बाद हो सकता है हमें कुछ सब्सटेंशियल इंक्रीज देखने को मिले। 2009 में ये एग्रीमेंट FTA जो था वो साइन हुआ था और अब 2025 तक इसका रिव्यू किया जाएगा। लेट अस सी क्या आउटकम्स आते हैं, देन वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अलाउ प्रिस्क्राइबिंग बोथ जेनेरिक ब्रांड नेम्स फार्मा लॉबी डॉक्टर्स टू गवर्नमेंट। तो डॉक्टर्स के लिए जो मेडिकल कोड ऑफ कंडक्ट आ रहा है, आपने सुना होगा, ये न्यूज़ हमने बहुत डिटेल में कवर करी थी, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि डॉक्टर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट ला रही है गवर्नमेंट। उसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, जहाँ पर डॉक्टर्स को ये मैंडेट किया जाएगा कई सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि हमने डिस्कस भी किया था कि एक्चुअली डायग्नोस्टिक सेंटर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और डॉक्टर के बीच में नेक्सस है, और इस नेक्सस को तोड़ने के लिए जो पेशेंट हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए मेडिकल कोड ऑफ कंडक्ट आ रहा था, जहाँ पर डॉक्टर्स को इंश्योर किया जाएगा कि वो जेनेरिक ड्रग्स को प्रेस्क्राइब करें, अपने किसी भी फॉरेन ट्रिप के पूरी जानकारी थे। कई सारे कोड ऑफ कंडक्ट की डिटेल थी, हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो उसको लेकर के, उस मेडिकल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के, उस नए रूल को लेकर के कई सारे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी वो बहुत ज़्यादा वरी थी। उनका ये कहना था कि उनके एक तो MR जो है उनकी जॉब चली जाएगी, इसके अलावा उनकी जो सेल है वो इम्पैक्ट करेगी। तो उसी को लेकर के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और डॉक्टर्स जो है उन्होंने मंडे को, या डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है उन्होंने मंडे को सेंट्रल गवर्नमेंट से मीटिंग करी है और दिल्ली में, और उस मीटिंग में उन्होंने एडवोकेट किया है कि डॉक्टर्स को अलाउ किया जाए जेनेरिक या मॉलिक्यूलर ड्रग्स और ब्रांड ड्रग्स को दोनों को ही प्रेस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है इस कोड ऑफ कंडक्ट में वो यही है कि डॉक्टर्स जो है वो जेनेरिक ड्रग प्रेस्क्राइब करेंगे अगर उस पर्टिकुलर डिजीज की जेनेरिक ड्रग अवेलेबल है, और अगर जेनेरिक अवेलेबल होने के बावजूद भी अगर डॉक्टर ने कोई स्पेसिफिक
स्पेसिफिक ब्रांड की ड्रग प्रेस्क्राइब करी है तो डॉक्टर्स को बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्यों जेनेरिक ड्रग्स प्रेस्क्राइब नहीं करी, क्योंकि जेनेरिक ड्रग्स जनरली बहुत सस्ती होती हैं। ब्रांड वाली जो ड्रग्स होती हैं दे आर वेरी कॉस्टली, समटाइम दे आर एक्चुअली अनअफोर्डेबल बाई पुअर सेक्शन। तो उसी को लेकर के जो एपेक्स बॉडी हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशंस हैं, डॉक्टर्स एसोसिएशंस हैं, मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, दे आर मीटिंग टू गवर्नमेंट। लेट अस सी कि इस डिस्कशन का, इस मीटिंग का क्या रिजल्ट आता है। फिलहाल के लिए फार्मास्यूटिकल लॉबी जो है बहुत ज़्यादा डरी हुई है इस मेडिकल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। MCA मुल्स रैम्पिंग अप NCLT बेंच स्ट्रेंथ एज केसेस माउंट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है वो जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है NCLT की जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करने की सोच रही है। क्यों इंक्रीज करने की सोच रही है? क्योंकि जो केस बर्डन है, नंबर ऑफ केसेस जो फाइल हो रहे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और जिसकी वजह से जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है वो केसेस को टाइमली डिस्पोज ऑफ नहीं कर पा रही। तो इसी के लिए मिनिस्ट्री ने अपनी मैथ जो है वो स्टार्ट कर दी है और बहुत जल्दी हो सकता है हमें डिसीजन देखने को मिले कि NCLT की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 63 मेंबर्स, उसको इंक्रीज कर दिया जाए। 63 मेंबर जिसमें टेक्निकल और जुडिशियल मेंबर दोनों ही इंक्लूडेड हैं। अभी के लिए 55 जो है वो स्ट्रेंथ है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है। 63 सेंक्शन है, 55 जो है ऑलरेडी फिल्ड वैकेंसीज हैं। अब इसको जो है वो MCA इंक्रीज करने की बात करें जैसे कि जल्दी से जल्द जो केस कंपनी रिलेटेड जो केसेस है उनको डिस्पोज ऑफ किया जा सके, क्योंकि केसेस का बर्डन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ यू like the initiative, please share it among your friends and colleagues. Like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.